नमस्कार। अस्थमा या दमा यह एक बहुत कष्टप्रद रोग है। यह फेफड़ों की श्वसन नलियों में स्पाज्म के कारण होता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ, दम घुटने की अनुभूति, खांसी आदि लक्षण होते हैं। इसमें श्वास लेने में सीटी का स्वर होता है, जिसे व्हीजिंग कहते हैं, और यह श्वास नलियों के संकुचन या सूजन के कारण होता है। दमा का दौर कुछ मिनटों, घंटों या दिनों तक चल सकता है। इससे व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाता है, अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। इस रोग में श्वास लेने की बजाय छोड़ने में उसको और अधिक ताकत खर्च करनी पड़ती है, और कभी कभी तो उग्र दौरा जानलेवा सिद्ध होता है। मॉडर्न मेडिसिन में स्टेरॉइड वगैरह देकर इस रोग में आराम पहुंचाया जाता है और आराम भी मिलता है, लेकिन यह परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज इसका योग विधा में योगासन, प्राणायाम और कुछ शुद्धि क्रियाओं को अपनाकर हम पा सकते हैं। लेकिन दवाओं को अगर हम सोचते हैं कि हमें आगे अस्थमा है, हम सीधे योग कर लें, तो नहीं। अगर आप दवा ले रहे हैं तो दवा अपने मन से बंद न करें। हाँ, आपको आराम देख के डॉक्टर अपने आप धीरे धीरे बंद कर देगा। मैं कभी भी रोग की अवस्था में आपको सीधे दवा बंद करने का नहीं बोलूँगी कि आप दवा बंद कर दें। दवा लें, लेकिन आप अगर योग को अपना लेंगे तो अपने आप ही डॉक्टर आपकी स्थिति को देख के दवाओं को धीरे धीरे कम करते हुए बंद कर देगा। योग विधा में इसका पूर्ण रूपेण उपचार है, लेकिन इसका कारण जो है, पहला आनुवांशिक है, यानी परिवार में किसी को हो तो हो सकता है। दूसरा है एलर्जी। एलर्जी आपको किसी भी चीज़ से हो सकती है, धूल, धुआं, बाल, जानवरों के कारण, या फिर कहीं किसी कोई पक्षियों के कारण, पक्षियों के पंखों के कारण, या सुगंध के कारण, कोई किसी चीज़, फूलों की खुशबू आपको अच्छी न लगे, या कोई इत्र वगैरह की खुशबू आपको अच्छी न लगे, उससे भी होता है। और कई लोगों को कब्ज के कारण होता है, मौसम के बदलाव के कारण होता है, गलत आहार और लाइफस्टाइल के कारण भी होता है, और तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अब कारणों को भी जान लिया, लक्षणों को भी जान लिया, और उपचार भी मैंने बोला मॉडर्न मेडिसिन में तो दवाइयाँ हैं जो परमानेंट नहीं है। हाँ, योग में इसका बहुत अच्छा उपचार है, लेकिन आपको इसकी जो बहुत लाभदायी क्रियाएं हैं वो योग प्रशिक्षक से सीखनी पड़ेंगी। पहला है कुंजन। जब इसको सीख लेने के बाद आप अपने आप घर में कर सकते हैं। जब भी योग आपको लग रहा है कि दमे का दौरा पड़ने वाला है, क्योंकि जिनको होता है ये रोग, उन्हें पता रहता है कि लक्षणों के बाद ऐसा होता है। तो जो ही कुछ लक्षण आपको समझ में आए, आप अगर कुंजल कर लेते हैं तो वो दौरा हमेशा टल जाता है, फिर नहीं आता है, और उसको नहीं तो कम तो किया ही जा सकता है। कुंजल इसका बहुत अच्छा उपचार है। दूसरा है जल नेति। जल नेति भी इसका बहुत अच्छा उपचार है, और बल्कि जल नेति तो हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि ये श्वास संबंधी सभी परेशानियों से निजात दिलाती है, और करने में बहुत सरल है, मगर सीखे बिना आप नहीं कर सकते हो। तो जल नेति और कुंजन, ये तो इसकी बहुत अच्छी, क्योंकि जल नेति से आपके श्वास की जो नाक की नली गले तक जाती है, वहाँ तक पूरा एकदम साफ हो जाता है। म्यूकस के हट जाने से आपको सांस लेने में बहुत सरलता महसूस होती है। अब इन दो के अलावा जो है वो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, सूर्य नमस्कार है, थोड़े से आसन है, वो मैं आपको करके बताती हूँ। और गलत आहार और लाइफस्टाइल, आहार में क्या बदलाव करना है ये मैं अभी आसनों के बाद बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखा रही हूँ। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए आपको
हाथों को सामने फैलाएं, सांस लेते हुए हाथों को स्प्रेड करें। सांस भरें, पूरी सांस भर लें और सांस छोड़ते हुए हाथ को वापस सामने ऐसे ले आए। फिर से सांस भरें, ब्रीद आउट। 3 से 5 बार। ये आपकी लंग्स की क्षमता को विकसित करती है। अभी मैंने आपको हैंड स्प्रेड बताया, अब हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग सिखा रही हूँ। सांस भरें, सांस छोड़ें। जब छोड़ेंगे तो कोहनी को ऐसे ढीला छोड़ देंगे। मैं एक बार इधर से भी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। सांस भरें और सांस छोड़ें। 3 बार बिल्कुल अपने सामने, 3 बार सिर के ऊपर। सांस भरें, सांस छोड़ें। फिर से सांस भरें, सांस छोड़ें। अब सीधे अपने सिर के ऊपर सांस भरें, ब्रीद आउट। मैं आपको 2 टाइम्स करके बता रही हूँ, आपको मिनिमम 3 टाइम्स तो करना ही है। ये सारी प्रक्रियाएं आपके लंग्स को हेल्दी बनाएंगी, उसकी सांस भरने की क्षमता को विकसित करेंगी। अभी मैंने 2 ब्रीदिंग बताई, तीसरी ब्रीदिंग बताने जा रही हूँ, डॉग ब्रीदिंग। डॉग ब्रीदिंग के लिए भी ऐसे ही बैठना है। ऐसे बैठ गए और जीभ को बाहर निकाल कर जैसे डॉग सांस लेता है वैसे लेंगे। जब भी थक जाए तो रिलैक्स हो जाए। थकान के समय लगातार करते नहीं रहना है, क्योंकि जिसको अस्थमा का अटैक आता है वो बहुत जल्दी थक जाता है। थकान यानी अब आपको आराम चाहिए। और रिलैक्स होने के बाद इसका भी 2 से 3 बार अभ्यास करेंगे। और तीसरी ब्रीदिंग में सिखा रही हूँ टाइगर ब्रीदिंग। टाइगर ब्रीदिंग के लिए आपको इस डॉग पोज में आना है और उसके बाद सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इस प्रक्रिया को कम से कम 7 से 8 बार करना है, टाइगर ब्रीदिंग को भी। ये सारी की सारी मैं बोल रही हूँ आपकी लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और इसके बाद टाइगर ब्रीदिंग के बाद रैबिट ब्रीदिंग। रैबिट ब्रीदिंग में आपको ऐसे बैठ जाना है अपने शरीर को। आपकी ये स्थिति में आपको सिर्फ नाक से जल्दी जल्दी श्वास लेना छोड़ना है। इस तरीके से जब तक करेंगे जब तक आप थक नहीं जाए, और थकने के बाद फिर आप रिलैक्स हो जाए। सिर्फ आपने जल्दी जल्दी सांस ली, बस इस तरीके से नाक से लेना और छोड़ना है, क्योंकि रैबिट बहुत फास्ट ब्रीथ करता है। अभी आपको लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको ये ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। इसके बाद सूर्य नमस्कार है, जो मैं अभी आपको 2 बार करके बता रही हूँ। उसके बाद आप स्वयं करना सीख जाएंगे, वरना मैं वीडियो का एक लिंक भेज दूंगी। मेरा इसके अंदर सूर्य नमस्कार का एक वीडियो भी है। सांस भरें,
सांस छोड़ दें, सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें। सांस के साथ ही करना है और सांस को महसूस करते हुए करना है। हर पोज में अपने खिंचाव को महसूस करना है। ये आपकी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती है, स्ट्रॉन्ग करती है, आपको ताकत देती है। सांस भरें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। इसी प्रकार भुजंगासन जो हमारे लंग्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। पेट के बल लेट जाएं, हथेलियों को पसलियों के पास रखें, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से सांस भरें, सांस छोड़ दें। मैं सारे अभ्यास आपको केवल 2 बार करके बता रही हूँ, आपको कम से कम 3 से 5 बार करना है। और उसके बाद इस तरह रिलैक्स हो जाए। ये थोड़े से अभ्यास अपनाकर आप अपने अस्थमा को ठीक कर सकते हैं, इस रोग से बच भी सकते हैं। और इसके बाद सिर्फ अब 2 अभ्यास और हैं। एक है सर्वांगासन, दूसरा है मत्स्यासन। अभी मैं सर्वांगासन कर रही हूँ, आप देखिए। सांस छोड़ी और सांस भरते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस रोकना नहीं है। फिर ब्रीद आउट करते हुए फिर से वही पोज और धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आए और रिलैक्स हो जाएंगे। ये था सर्वांगासन। सर्वांगासन के बाद इसका एक अपोजिट आसन है मत्स्यासन, वो भी लंग्स के लिए ही है। या तो आप पद्मासन लगा लें, नहीं लगा सकते हैं तो सुखासन के पोज में भी कर सकते हैं। आपको बस सिर को इस पोज में लाना है ताकि लंग्स खींचे और खुले। वैसे ये पोज बनता ऐसे ही है, पूरा लंग्स खींच जाता है इसमें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ ऐसे कर लें। लंग्स पीठ को पूरा यहाँ से जैसे ऊपर हो गया, सिर नीचे है, लंग्स पूरा खुला हुआ है। सांस लें, सांस छोड़ें। सांस को रोकना नहीं है आपको कहीं पर भी। और इसके बाद पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए, आंखें बंद कर लें, सिर्फ सांस को देखें। सांस आ रही है, जा रही है। सांस को देखते देखते आप बहुत जल्दी अपनी थकान को दूर कर बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। उसके बाद करवट बदल के उठ के बैठे। इसमें थोड़े से प्राणायाम भी बहुत सहायक है। पहला है कपालभाति। कपालभाति ज्ञान मुद्रा के साथ बैठें और
एक्सहेलेशन है इसमें खाली। किसी भी प्राणायाम को करने के लिए पहले आपका शरीर सीधा हो, आंखें बंद हो, ज्ञान मुद्रा हो। इस अवस्था में बैठने के बाद अगर पद्मासन में बैठ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं तो वज्रासन में बैठें, और वज्रासन में भी नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, क्रॉस लेग बैठ जाए। और बैठ के आप आराम से कपालभाति का अभ्यास करें। स्लो मोशन में स्टार्ट करते हैं, फास्ट करते हैं, फिर स्लो करके बंद करते हैं। ये तो था कपालभाति। इसके बाद है नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि हमेशा लेफ्ट नोज से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। ये सिर्फ एक चक्र है और ऐसा आपको कम से कम 11 बार करना है। ये तो नाड़ी शुद्धि था। ये आपके दोनों और जिनको मतलब अस्थमा का दौरा पड़ता है, अस्थमा का अटैक आता है, उनको राइट नोज से ज़्यादा सांस लेने का, सूर्य बोलते हैं इसको, सूर्य भी आपको राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। अगर आपको हाई बीपी है तो मैं आपको ये करने को नहीं बोलूँगी। अगर हाई बीपी नहीं है तो आप आराम से राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। राइट से सांस भरें, लेफ्ट से ब्रीद आउट करें। ये आपके शरीर के कफ को नष्ट करेगी। इसके बाद है भ्रस्त्रिका। भ्रस्त्रिका में आपको जल्दी जल्दी सांस लेना छोड़ना है, क्योंकि लंग्स को मजबूत बनाना है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मत करिए, आप केवल कपालभाति, नाड़ी शुद्धि और सूर्य भेद को कर लें और उठने से आसन और ये कर लें। अगर कर पाते हैं तो आप करिए, आराम आराम से करिए। मगर ये भ्रस्त्रिका भी अगर हाई बीपी है तो मैं नहीं बोलती हूँ करने का, और हाई बीपी नहीं है तो आप आराम से इस तरीके से सांस भरें और छोड़ दें, भरें और छोड़ दें। बहुत फास्ट नहीं करना है, शरीर को थकाना नहीं है। आप जितना आराम से कर सकते हैं उतना ही करिए। और अब मैं आपको आहार में बदलाव बताती हूँ। आपको मैदा, अंडा और मिठाइयाँ, दूध से बने पदार्थ और मांस, और इसके अलावा आपको जंक फूड, तला भुना, तैलीय पदार्थ, ये सब आपको अपने आहार में से हटाना है। आपके लिए उबली और हरी सादी सब्जियां, सीजन के फल, वो भी जो कफ करते हैं, वैसे फल नहीं बोल रहे, जैसे सेब है, पपीता है और ये संतरा है, ये फल आपके लिए अच्छे हैं। मौसम्बी है, ये सर्दी नहीं करेंगे, विटामिन सी देते हैं। अगर आपको इनको भी खाने से तकलीफ हो रही है तो आप दूसरे फल ले लें, पाइनएप्पल है, ऐसे फलों का उपयोग करें। क्योंकि केला भी आपको नहीं खाना है, पर हाँ सीजन के फल अवश्य खाने चाहिए। सीजन के फल हमेशा अच्छे रहते हैं। और इसके बाद ताज़ा भोजन करेंगे, गर्म भोजन करेंगे, और आहार में उबली या फिर हरी सब्जियां और मोटा अनाज, अंकुरित अनाज का प्रयोग अवश्य करें। दिन में किसी भी एक बार जरूर लें आप अंकुरित अनाज। और बाकी चीज़ दाल ले सकते हैं, मोटे अनाज की रोटी ले सकते हैं। इस तरह का आहार लें और आहार से उन चीज़ों को, रिफाइंड चीज़ों को हटा दें। आप जब आहार में बदलाव करेंगे, योगासन को अपनाएंगे और कुंजन और जल नीति सीख लेते हैं, तो हर हालत में आपका अस्थमा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला ये रोग कभी जाता नहीं है, पूरी तरह से ठीक नहीं होता है।
न तो मॉडर्न मेडिसिन से न किसी से। बस इनको करते रहने से आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। बिना दवा लिए भी आप बहुत पूरे समय आप आराम से स्वस्थ रह सकते हैं। तो मैंने जो आज आपकी इस वीडियो में जानकारी आपको दी है, अगर आप किसी को जानते हैं, किसी को अस्थमा है, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, और आपके घर में है तो इसे अपना के देख सकते हैं। और मैं दूसरा वीडियो जो बनाऊंगी उसमें मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा और नेचुरल टिप्स दूंगी जो अस्थमा से आपको बचाते हैं या ठीक करते हैं। तो आज के वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।